नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए शमिक मोहित्रा दादा। और कल इट वाज मेहम डे ऑन द शेयर मार्केट। 7.34 ट्रिलियन डॉलर रुपीज have been wiped out from the Indian stock market in just 3 trading days. शायद यही पैनिक था जो मोदी जी ने आके कुछ एक बातें कही कि गोल्ड मत खरीदिए, अवॉइड फॉरेन ट्रिप्स, अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट्स, वर्क फ्रॉम होम, इस तरीके की 5 उन्होंने वो दी। इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। दादा, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार। कल मोदी जी ने, कल नहीं परसों परसों तेलंगाना में वो एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस था, तो वहां पे मोदी जी अपने संभाषण में काफी लोगों को थोड़ा सा अद्भुत लगा, पर वो कह गए कि हमें थोड़ा अपना कमर कस लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में और एक एनर्जी क्राइसिस है जो 2 महीने से चल रहा है। ये तो मतलब नया नहीं है, सबको पता है वो चल रहा है। और जो भी देश अपना ईंधन विदेश से मंगाते हैं, उन सब पे ही बुरा असर पड़ा है इसका। इसलिए हमें कमर कसनी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने 7 पॉइंट्स बताए। अब मुझे एग्जैक्ट सीक्वेंस याद नहीं है, पर उसमें से ये था कि आप लोग कार पूलिंग करें, अपने ही कार से मत जाएं काम पे, जहां तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग करें, जो यूरिया वगैरह खाद होता है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बेस्ड आर्टिफिशियल खादों का इस्तेमाल ना करें। फिर उन्होंने कहा कि गोल्ड की खरीद जो है 1 साल के लिए आप ना ही करें तो अच्छा है। फिर और 3 क्या थे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन जितने भी थे, हाँ एक था वो कंजम्पशन पे भी बोले कि आप जहां तक संभव हो विदेशी द्रव्यों या वस्तुओं का क्रय मत करें। उस उनके जो इस देश में जो ऑल्टरनेटिव हैं, जो विकल्प यहीं पे प्रस्तुत होते हैं, उन्हीं का आप खरीदारी करें। तो ऐसे उन्होंने 6-7 पॉइंट्स बताए। और ये देखिए, ये एक निवेश का कॉन्फ्रेंस था, तो लोग काफी हैरान हो गए, क्योंकि निवेश के कॉन्फ्रेंस में नॉर्मली अगर कोई राजनेता या राजपुरुष आके संभाषण करें, तो वो बोलते हैं कि भाई बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, तरक्की बहुत हो रही है, हमारे यहाँ पे कंजम्पशन के बड़े अच्छे पैरामीटर्स दिख रहे हैं, या फिर ये अपॉर्चुनिटीज हैं, इन सब चीजों पे बातें होती हैं नॉर्मली। लेकिन वो तो सीधा ही राष्ट्र को संबोधन करके उन्होंने ये ऐलान किया एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जहां पे उनको विदेशी और देशी निवेशक सुन रहे थे, कैपिटल मार्केट्स के लोग थे, जो आर्थिक या अर्थनैतिक मीडिया है वहां के संवाददाता थे। तो उसका असर जो है वो, जैसे वो जनता को संबोधन करते हैं कभी, ये जो नोटबंदी हुई थी तो 8 बजे आए थे, टीवी पे आए थे, राष्ट्रीय टीवी पे बताया था, या फिर जब कोविड के दौरान उन्होंने नेशन को संबोधित किया था, लेकिन वो एक डायरेक्ट एड्रेस था। ये एक दूसरे ही प्लेटफॉर्म में उन्होंने ये कह डाला, तो उससे असर जो है उसका मार्केट पे अच्छा नहीं गया। अब इसमें मतलब आप कुछ भी डिबेट करते रहे, पर मेरे हिसाब से मैं पहले इतना ही कहूंगा कि जब भी आप ये चीज करें तो एक सिग्नल जाता है, वो डायरेक्टली उन लोगों पे जाता है जो पैसा निवेश करते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म मार्केट्स में ही हो या लॉन्ग टर्म किसी नए प्रोजेक्ट या विकल्प पे ही हो। तो स्थान काल पात्र का हमेशा एक असर छोड़ता है किसी भी ऐसे आह्वान का। ये निर्देश नहीं था, कुछ गाइडलाइंस थे, पर उन गाइडलाइन से लोगों ने ये समझा कि अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, क्या हमारे पास ईंधन जो है, एनर्जी इंपोर्ट जो होता है वो एडिक्वेट नहीं है, क्या स्टॉक्स खत्म हो रहे हैं इसलिए कमर कसने को कहा है, स्टॉक्स खत्म हो रहे हैं क्यों, या फिर हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो बहुत फास्ट डिप्लीशन हो रहा है उसका, इसलिए बोल रहे हैं। तो ये सारे संकेत जो थे वो नेगेटिव थे। तो वैसे मार्केट ने देखा, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ये ऐसे देखा गया, और विपक्ष जो है वो तो एकदम से उछल पड़ी। अब इसको अनपैक करने से पहले मैं एक चीज लोगों को ध्यान में वो करना चाहता हूं उसकी तरफ, कि ट्रंप ने भी एक ट्रूथ सोशल निकाला था।
उसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका को अमेरिका की वस्तुएं ही खरीदनी चाहिए। हम लोगों ने विदेश के लोगों को बहुत ज्यादा पाला है, तो आप जहां तक हो सके अमेरिकी सामान खरीदें, इंपोर्टेड गुड्स का व्यवहार ना करें। और अमेरिकी उद्योगों को अपना कमर कसना पड़ेगा। लगभग वही बातें कही उन्होंने। उन्हें कहा वी आर गोइंग टू बी बिग एंड स्ट्रांग, टेरिफिक वगैरह वगैरह जो भी है, हमारा इंडस्ट्री बहुत महान है। तो अपने महानता की गाथाएं उसने जड़ दी उसमें। लेकिन वास्तव में अमेरिका में तो काफी क्या कहते हैं, इस वक्त इकोनॉमिक हालत उतनी अच्छी नहीं है। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है वहां पे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इट हैज सफर्ड डिक्लाइन, नॉट एक्चुअली इंक्रीज्ड फॉर कितना हो गया, 14 महीने हो गए। इट हैज सफर्ड कंसेक्यूटिव, जो इंडेक्स है वो दिखाती है नीचे की तरफ है ग्राफ। तो लोगों ने ये नोटिस नहीं किया कि ये मोदी अकेले नहीं थे जिन्होंने कहा, दूसरे विश्व के बड़े बड़े जो नेता थे वो भी यही कह रहे हैं। पूरे विश्व में इस वक्त कोशिशें यही है कि सरकारें वहां पे जो बनी हुई हैं वो थोड़े राष्ट्रवादी किस्म के हैं, और वो राष्ट्र के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, बजाय वो जो ग्लोबलिज्म का दौर था 90 के दशक में, और ये मिलेनियम जिसको कहते हैं उसके शुरुआत में। तो अब ये थोड़ा सा रिवर्सल की तरफ गया है, उसी को रेनफोर्स किया जा रहा है। अभी एक रीसेटिंग भी चल रहा है जिसपे हम पहले भी बात कर चुके हैं, दूसरे लोग भी बात कर चुके हैं। तो ये पृष्ठभूमि है इस चीज का। अब हम थोड़ा सा लॉजिकली इसको समझ लेते हैं कि इसका हमारे जीवन पे और वैसे क्या असर पड़ सकता है। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप कह रहे हैं कि ये जो मोदी जी का स्टेटमेंट आया था परसों रात को, उसकी वजह से ये $7.34 ट्रिलियन हैज बीन वाइप्ड आउट। इज इट लिंक्ड टू डेफिनेटली, दैट? डेफिनेटली, एग्जैक्टली एंड डेफिनेटली वही है। पूरे मार्केट में तो खलबली इसीलिए मची क्योंकि लोगों ने सिग्नल पकड़ा ना। आप अगर संडे रात को कुछ बोलते हो, जो ऑस्टेरिटी या फिर अपने कमर को कसने की बात करी जाती है पूरे राष्ट्र को, ठीक है, आप इंपोर्ट कम करो, आप गोल्ड मत खरीदो, तो वो क्या संकेत देता है कि हमारे ऊपर एक आपातकाल आपदा पड़ी है। तो उससे क्या मार्केट उछल के खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। एक बहुत फनी और सिचुएशन हुआ था बिकॉज ऑफ अ स्टेटमेंट लाइक दिस। Couple of geopolitical experts on Twitter, I would not name anybody, they started saying कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान या बांग्लादेश की साइड पे। They connected this statement with that also. I नहीं, don't agree. वैसा कुछ नहीं। I would like to hear your point of view. नहीं, वैसा कुछ नहीं है। आई मीन, इससे क्या है, आप ऑस्टेरिटी, क्या युद्ध से पहले ऑस्टेरिटी करते हो? ऐसे नहीं। वैसे भी पाकिस्तान को ठोकने के लिए ऑस्टेरिटी की आवश्यकता नहीं, बांग्लादेश को ठोकने के लिए और भी कम है फिर। हाँ, अगर चाइना के साथ आप युद्ध करने का निर्णय कर चुके हो तो फिर हाँ, आपको थोड़ा सा कमर कसना चाहिए, पर उसकी तैयारी अलग होती है। ऐसे भीषण महायुद्ध की अगर आप कल्पना कर रहे हो, परिकल्पना कर रहे हो, तो उसकी तैयारी अलग होती है, ऐसे तैयारी तो नहीं होती है। So is ये this a fallout from एक्चुअली Iraq? ये एक्चुअली दर्शाता है कि या तो वाकई में हमारे पास ईंधन कम हो गया है, और इसीलिए वो कहा जा रहा है कि आप और या फिर उसके स्रोत कम हो रहे हैं। जहां जहां तक हमारी समझ पहले थी वो गलत थी, और अब फर्टिलाइजर भी नहीं मिलेगा, या फिर बाहर से आने वाला जो तेल है, क्रूड ऑयल है, वो भी कम हो जाएगा, नेचुरल गैस भी कम हो जाएगा। तो फिर हमें कमर कसने की आवश्यकता है। प्लस हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है, जिसके चलते रुपी भी गिर रही है। सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व के कम होने के लिए नहीं, वो बहुत सिंपल है। जैसे एनर्जी का प्राइस बढ़ता है, और जो भी देश विदेशी सोर्सेस पे निर्भर होता है, उस देश की करेंसी जो है वो उस हिसाब से उस अनुपात में घटती है, उसकी वैल्यू, उसका मूल्य कम हो जाता है। तो वही आपने देखा, रुपी जो है 85 रुपए से 95 रुपए पे अभी उसके आसपास हॉवर कर रहा है। सो रफली 12-13% जो है गिरावट आई है रुपी में पिछले 2-2.5 महीने में। तो उस पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अनपैक करते हैं कि वाकई में ऐसा है, और फिर प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा। तो ऐसा है कि इस वक्त हमारे पास जो फर्टिलाइजर है उसका स्टॉक काफी भारी मात्रा में है भारतवर्ष में। फिर अगले 1.5 साल तक कोई आपातकालीन स्थिति, अगर हमारा ये विदेश से जो आयात होता है वो कम भी हो जाए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1.5 साल तक ये युद्ध चलता हुआ तो मुझे नजर नहीं आता है। हाँ,
अभी रेजोल्यूशन नहीं हुआ है। ये ईरान और ट्रम्प की वार्ता चल रही है, उसमें तो देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और इसीलिए ट्रम्प साहब जो हैं, मेनली ये एक कारण है जिसके चलते वो चाइना जा रहे हैं, और वहां पे जाके इस पे बात चलेगी उनकी। उनके ट्रेड के इश्यूज में दूसरे इश्यूज भी हैं, ताइवान वाला इशू है, वो सब है, लेकिन वो सेकेंडरी है। इस वक्त यही है कि गल्फ की खाड़ी में जो युद्ध की स्थिति है उसको समाप्त करना है। और ट्रम्प साहब को पता है कि ईरान अगर अभी किसी की सुनेगा तो चाइना की सुनेगा, क्योंकि भारतवर्ष तो हर एक के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहती है, और इसमें वो पढ़ती नहीं है, पढ़ नहीं रही है, पढ़ना चाहती नहीं है, जो भी है। तो भारतवर्ष इसमें इरेलीवेंट है इस वक्त। तो वो चाइना की बात सुनेगा या रशिया की बात सुनेगा। तो पुतिन से उनकी लोगों ने शायद नोटिस ना किया हो, पुतिन से कई बार वो फोन पे बात कर चुके हैं, और अब चाइना डायरेक्टली जा रहे हैं। भाईचारा और भरत मिलाप के लिए तो नहीं जा रहे हैं, वैसी स्थिति तो है नहीं, और ट्रम्प और शी जिनपिंग के साथ। तो ये दो राइवल्स, बड़े राइवल्स हैं, आर्थिक राइवल्स, मिलिट्री राइवल्स, जो मिल रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या हम कर सकते हैं, या फिर हम मिल बांट के इस चीज को खा लेते हैं फिर मिडिल ईस्ट को, और बाकी जो है वो बस के नीचे आ जाएंगे। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं। अब मैं दूसरे तरीके से इसको देखता हूं कि अगर हमारे पास मान लीजिए 35-40% जो आयात है ईंधन का, पेट्रोलियम बेस्ड, वो गल्फ से आता था, उसके विकल्प हमने ढूंढे हैं, ये फैक्ट है। क्योंकि और उसमें अमेरिका भी शामिल है, अमेरिका से, कनाडा से, नाइजीरिया से, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, यहां से विकल्प ढूंढे गए हैं, बोथ फॉर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों। और रशिया के साथ भी समझौते किए गए हैं, लेकिन कल ही खबर यह भी मिला कि रशिया जो एलएनजी ऑफर कर रही थी, उसके इंपोर्टेशन को रोक दिया गया है, क्योंकि सैंक्शंस अभी भी इन प्लेस हैं। ये ट्रम्प जो क्या करता है, वो सिग्नल देता है, कभी वो सैंक्शन बोलता है हाँ सैंक्शंस है, या फिर हमने हटा लिया, 1 महीने के लिए हटा लिया, फिर बोलता है अभी सैंक्शंस लगा दिया, फिर बोलता है। तो ये एक वॉलेटाइल स्थिति है। और चूंकि भारतवर्ष का जो फॉरेक्स रिजर्व है $720 बिलियन से 690, मतलब $30 बिलियन खर्च चुके हैं हम इस क्राइसिस के चलते। और इस क्राइसिस के चलते एक और चीज हुआ है, काफी जो इन्वेस्टमेंट था, जो हॉट मनी था, वो विदेशी इंस्टीट्यूशन से भारत से बाहर निकाल लिया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अभी भी विद्यमान है, उसमें कोई एंथुसियाज्म की कमी अभी नजर नहीं आ रही है। लेकिन मोदी जी ने जब ये कहा तो उसका भी एक रिवर्सल और हुआ। तो अब ऐसा है कि मैं इस चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से देखना पसंद करूंगा। इसमें मुझे 2 सिनारियोस में देखता हूं। सिनेरियो नंबर 1, एक द्वंद्व चल रहा है आरआईसी और यूएस के बीच में, यूएस प्लस इट्स वैसल स्टेट्स, जो यूरोप के इनके सामंत देश हैं या जापान, कोरिया है, वो एक तरफ है, और ब्रिक्स के राष्ट्र जिसमें आरआईसी प्रमुख हैं वो एक तरफ है। और इन लोगों ने क्या करी है, इन्होंने एक वैकल्पिक करेंसी उसको बनाने की बात करी है। वैकल्पिक करेंसी जो है वो एक नेटवर्क होगा, वो एक सिंगल करेंसी नहीं होगा, एक डिजिटाइज्ड फॉर्मेट होगा जिसमें करेंसी पेयर्स बनेंगे, डिफरेंट पेयर्स बनेंगे, और बायलैटरल बेसिस पे ट्रेड होगा। कुछ हद तक बार्टर बेस्ड होगा। बार्टर यहाँ पे एग्जैक्टली गुड्स का आदान प्रदान नहीं होगा, बार्टर होगा पैसे का। तो एक स्वैप जिसको कहते हैं हम टेक्निकल भाषा में, एक स्वैप विंडो क्रिएट किया जाएगा बेस्ड ऑन डिजिटल करेंसीज। तो कई ऐसे प्रकल्प हैं जिसके बारे में सोचा जा रहा है, एक्टिवली सोचा ही नहीं जा रहा है, उस पर काम भी चल रहा है ब्रिक्स का। उनका व्यू ये है कि इस वक्त अमेरिकी करेंसी पे दुनिया का 58% ट्रेड अभी भी यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड है। क्या हम 20% तक ये नए ब्रिक्स का जो सिस्टम है इस पे कर सकते हैं? चाइना का इम्ब्रिक सिस्टम है, हर एक देश, अच्छा प्रॉब्लम ये है कि ये अलग अलग देश हैं, ये एक सिंगल देश तो है नहीं। चाइना का अपना एक इम्ब्रिक सिस्टम है जिससे वो इसका सेटलमेंट करेंगे। भारतवर्ष के पास रिटेल लेवल पे यूपीआई है, और जो होलसेल लेवल है उस पे दूसरे अकाउंट से एक नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो सिस्टम है। रशिया का भी अपना एक अलग सिस्टम है, वो कौन सा सिस्टम सेटलमेंट का होगा वो पता नहीं है। बट बहरहाल मोटा पॉइंट ये है कि इस पे प्रतिबद्ध हैं ये लोग कि एक नया करेंसी सिस्टम लाया जाए,
जो डिजिटल हो एंड नंबर 2 गोल्ड बैक्ड हो। ठीक है, अच्छा, तो मान लेते हैं कि मोदी जी ने कहा कि आप कमर कस लें, गोल्ड 1 साल तक न खरीदें। उसके चलते एक चीज और हुआ, कल भारी मात्रा में गोल्ड का ऑर्डर दिया गया, कम नहीं हुआ है, भारी मात्रा में दिया गया और गोल्ड का प्राइस फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये गोल्ड क्या था? मार्केट जैसा, गोल्ड What? एक सेकेंड, गोल्ड मार्केट जैसा कि मैं उसको ऑब्जर्व करता रहता हूं, उसमें जो जितने भी विशेषज्ञ हैं, वो इनफैक्ट दे हैव सेट अ न्यू प्राइस टारगेट ऑफ $17,250 पर आउंस। आज तक गोल्ड कभी 5-6 हजार से ऊपर गया नहीं है। तो एक्चुअल जो संकेत है वो दूसरे दिशा में है। यहाँ पे ऑस्टेरिटी की बात की जा रही है, वो ठीक है, वो टेम्पररी है, 4-6 महीने और इसका इंपैक्ट चलेगा, लेकिन 1 साल लगेगा ये जो स्थिति आई है उसको अनवाइंड करने में। अनवाइंड मतलब जो आप हाई प्राइस पे पेट्रोल खरीदते हो, फॉरेक्स रिजर्व्स का कम होना, ऑस्टेरिटी की बात, देश का सामान खरीदना, कार पूलिंग करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, ये सब जो चीजें हैं वो शायद एक 6 से 7 महीने का एक स्थिति है जिसके ओर संकेत किया गया है। पर अब आप दूसरे तरीके से देखें, मान लेते हैं कि ब्रिक्स अभी भी वो जो करेंसी, नया करेंसी सिस्टम है उसको लाने में आमादा है, और उसका सबसे बड़ा संकेत गोल्ड मार्केट में क्या होता है, प्रेशियस मेटल मार्केट में क्या होता है, उससे मिलता है, क्योंकि ये उसके साथ लिंक्ड है, हेवीली कोरिलेटेड है। तो फिर ये प्रतीत होता है कि भारतवर्ष एक वैसा देश है जहां पे सोना लोग तब ज्यादा खरीदते हैं जब उसका प्राइस ऊपर की तरफ उछलता है। ऐसा नहीं है कि वो कम कर देते अपनी सोने की खरीदारी। अब एक सिंपल बात तो ये है कि $80 बिलियन का आप सोना इंपोर्ट करते हो हर साल, $80 बिलियन। तो अगर आप उसी को कम कर दो, उसमें $30-40 बिलियन बचा लो, तो उतना कम फॉरेक्स आपका खर्च होगा। पर ये एक्चुअली सिर्फ इंपोर्ट नहीं होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट इज वन ऑफ द मेजर आइटम्स इन आवर इकोनॉमी। तो ये सोचा जा रहा था कि जैसे तेल की कंपनियों का, भारतीय, उसका 30,000 करोड़ का लॉस हुआ है पिछले 2 महीने में, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि तेल के दाम में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा है भारतवर्ष में, सुनने में आ रहा है लगभग कि उसी बढ़ दाम पे बिक रहा है जी। और सेम विथ नेचुरल गैस जो है, सीएनजी वगैरह जो है, उसमें और एलएनजी में फर्क अवश्य पड़ा है। उसमें 30-40 रुपए की वृद्धि हुई है पर यूनिट, पर वो खास नहीं है। अगेन आप अगर देखें, वो कोई 1,000-1,200 का सामान है, उसमें 30-40 रुपए अगर बढ़ती है तो इम्पैक्ट तो होता है, पर इतना बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं है। तो भारतवर्ष जो है अभी तक बचा हुआ है, लेकिन वो कैसे, तेल कंपनियां लॉस खा के वो कर रही थी, सरकार उसको सब्सिडाइज कर रही है, सो प्राइसेस हैव बीन लेफ्ट स्टेबल। लेकिन अगर ये निर्णय कर लें कि प्राइस को हम नेचुरली ट्रेड होने देंगे या सरकारी कंट्रोल उसमें से हटा लेंगे, तो फिर वो अलग सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि इस प्राइस का 70% जो है वो कस्टम्स ड्यूटीज है। ओके, एक मैंने कहा था एक पॉइंट को पकड़ के रखें सर में, वो कि ब्रिक्स वाली जो करेंसी सिस्टम है वो आने वाली है। उसको अब मैं अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहा हूँ। भारतवर्ष में जो सरकार की आमदनी है उसका मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि उसमें से इनकम टैक्स 21% है, जो जीएसटी वगैरह कलेक्शन होता है वो 15% है, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब जो आप उद्योगों पे और संस्थानों पे लगाते हो उसका है 18% कलेक्शन, और 19% कलेक्शन जो है वो आपका ये एनर्जी पे जो ड्यूटीज वगैरह है, एक्साइज ड्यूटीज वगैरह जो लगता है, 19%। यानी 73% कलेक्शन जो है भारतीय सेंट्रल केंद्रीय सरकार का, वो इन सोर्सेस से आता है, जिसका इसमें से 19% ये है। ठीक है, और 24% कुछ है जो सरकार बोरो करती है हर साल, सो बोरोइंग इज अ कंपोनेंट। लेकिन 19% जो है आप तेल को बिक्री करके, क्योंकि तेल की बिक्री भारतवर्ष में अभी तक सरकारी कंट्रोल में, उसके नियंत्रण में है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग तो सरकार ही करती है अपने जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से उसके द्वारा। तो अगर बेस प्राइस में उछाल आता है और उसके सप्लाई में कंस्ट्रेंट आता है, तो आप दो चीज कर सकते हो। आप अगर ये मान के चलते हो कि हम इस प्राइस के उछाल को जो आम जनता है उसको नहीं देना चाहते हैं, तो आपको बोरोइंग बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो
बहुत ज्यादा उससे आप इंक्रीज नहीं कर सकते। इनकम टैक्स आप बढ़ा नहीं सकते हो, बढ़ा सकते हो फिर उसका भी एक फल विकट ही होगा ना। इनकम टैक्स बढ़ाओगे तो उसका जो फल है वो डायरेक्टली कंजम्पशन पे पड़ता है, निवेश पे भी एक हद तक पड़ता है, क्योंकि अभी मार्केट पार्टिसिपेशन यानी कि स्टॉक मार्केट वगैरह में आम जनता काफी निवेश करती है। तो आप अगर इनकम टैक्स बढ़ाते हो तो उसका एक जो नतीजा है वो अच्छा नहीं होता है उस पर। तो आपके पास चॉइसेस लिमिटेड हैं। आप या तो ये कर सकते हो कि आप सरकारी जो बोरोइंग है उसको बढ़ाओ, या फिर आप लोगों को बोलो कि वो जो सूत्र हैं आपके कंजम्पशन के उनको कम कर दो, जिससे हमारा फॉरेक्स जो है कम खर्चा हो। ठीक है, तो यहां से उनका ये निर्देश नहीं कहूंगा, आह्वान आया। पर अगर हम ये मान के चलें कि वो जो ब्रिक्स करेंसी है उसको भी चलाना है, इधर यहाँ पे थोड़ा नियंत्रण करना है फॉरेक्स के खपत में, तो फिर ये समझ में आता है लॉजिक कि मोदी जी ने ये क्यों कहा। जिस चीज से मैं थोड़ा सा असहमत हूं कि इसको थोड़ा सा अलग तरीके से किया जा सकता था। ये एक निवेश कॉन्फ्रेंस में कहने की आवश्यकता नहीं थी, और मंडे शेयर मार्केट खुलने से पहले कहने की आवश्यकता नहीं थी, या फिर ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं थी। आप वैसे अपने मन की बात करते हैं या कोई कई सारे आपके पब्लिक एड्रेसेस होते हैं, आप उसमें कह देते कि हमें अब थोड़ा कमर कसना चाहिए, आपको आत्मनिर्भर भारत की ओर जोर देना है, आप विदेशी वस्तुएं कम खरीदें, देश का सामान ज्यादा खरीदें। ये तो एक नॉर्मल चीज है। फिर किसी कृषि के उसमें या उसमें संबंधित किसी रैली में या फिर भाषण में वही कह सकते थे कि हमें नेचुरल फार्मिंग की ओर जाना चाहिए, उसकी तरफ अग्रसर होना चाहिए। मैं खुद नेचुरल फार्मर हूं तो मैं तो उसका समर्थन ही करूंगा। और उसको समझाना चाहिए लोगों को। अब नेचुरल फार्मिंग ऐसा कोई चीज नहीं है कि आपने आज कहा और कल स्विच कर दिया, एक साल लगता है। जो टॉप सॉइल है उसमें अगर आप एनपीके फर्टिलाइजर डाल रहे हो, उसको नेचुरल फार्मिंग में ले जाओगे तो फिर उसमें एक साल 1.5 साल का गैप देना पड़ता है, जमीन को फिर से दूसरे तरह से उपजाऊ बनाना पड़ता है। तो ये जितने भी उनके जो निर्देश थे वो असल में दे आर फील गुड स्टेटमेंट्स, दे आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट में वो सिग्नल बन गया। इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जिसको मैं सिग्निफिकेंट मानता हूं, जो उन्होंने कहा है कि गोल्ड पे ना शायद ये आपको कम खरीदना चाहिए, एक साल के लिए मत ही खरीदो तो अच्छा है। और जो इंगित उन्होंने किया वो ये है कि शायद गोल्ड पे ड्यूटी बढ़ा दिया जाए। अब ऐसा है कि गोल्ड पे अगर ड्यूटी बढ़े तो उसके प्राइस में बढ़ोतरी आएगी और इनिशियली डिमांड थोड़ा कम होगा, लेकिन हमने पहले भी देखा है कि इन सब सिचुएशंस में एक हॉकी स्टिक इफेक्ट होता है। पहले थोड़ा कम होता है, डिप आता है, पर जैसे गोल्ड का प्राइस ऊपर की तरफ चढ़ता है, लोग ये नहीं देखते कि कारण क्या है, वो उसके पीछे और भागते हैं। भारतवर्ष में हमेशा ये रहा है कि गोल्ड के प्राइस में, हाँ, Gold is an emotion. It's not just a precious metal. It's an हाँ, तो emotion. भारतवर्ष में वो एक सेंटिमेंटल बाइंग भी होता है, एंड जब प्राइस ऊपर चढ़ता है तो लोग उसके पीछे और भागते हैं। तो ऐसा है कि ये मैं मान के चलता हूं, तो मैं दो सिनेरियो अब बताता हूं। एक मैं मान के चलता हूं कि ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं वो मोदी जी को भी पता है, कैबिनेट को भी पता है, नीति आयोग को भी पता है। तो फिर एक अगर हम माने कि मोदी जी को पता था फिर भी उन्होंने ये कहा, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये फिर भी उन्हें पता था फिर भी कहा, तो ये दिखता है कि थोड़ा सा वो कंजम्पशन को कम करना चाह रहे थे, और वो उस दिशा में लोग जा रहे हैं। और जब जब भी ये ऐसे बोलते हैं ना, मैं आह्वान करता हूं, तो लोगों को लगता है वो निर्देश है। ऐसे ही रिस्पॉन्स रहा है भारत में जनता का। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा निजी कंजम्पशन कम हो, और उससे एक स्पेस खुल जाता है कि लोग अपना सेविंग्स को बढ़ा देते हैं। जब भी ऑस्टेरिटी होता है लोग अपना सेविंग्स बढ़ाते हैं, तो आप कंजम्पशन के बजाय सेविंग्स पे थोड़ा सा जोर दे रहे हो। हमें ये भी पता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये लोग बहुत जोर दे रहे हैं। हमें ये भी पता है कि अब भारतवर्ष जो है वैकल्पिक ईंधन के सूत्रों पे जोर दे रही है, इंक्लूडिंग हमारे फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर के चलते थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन, जो अगले 3 साल में आ जाएगा। तो क्या सरकार, मैं अब यहां पे स्पेकुलेट ही कर रहा हूं, क्या सरकार इस दिशा में देश को धकेल रही है कि जिस तरह से आप लोग अपना लाइफस्टाइल जीते आए हो उसको थोड़ा चेंज करो। हम इकोनॉमी को दूसरे तरीके से इसका आकार देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा 2-3 साल
अपना कंजम्पशन कम कर दो, सोना कम खरीदो वगैरह। लेकिन उनको ये भी पता है कि सोना ये तो कम नहीं खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, तो वो कम होने वाला नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम दूसरे दिशा में देश के मन में ये बात डाल सकते हैं कि अब नेचुरल फार्मिंग बेटर है, उस पे जाओ, आप विदेशी सामान कम खरीदो, आत्मनिर्भर हो जाओ वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें आके आती हैं। भारतवर्ष 2-3 साल पहले तक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ह्यूज आइटम। मैं वो क्यों बोल रहा हूँ? वो बाहर से मंगाया जाता था ना। आप सैमसंग या ये वन प्लस वाइवो वगैरह जो खरीदते हो, सेलफोन्स, या फिर एप्पल ही हो गया, ये सब विदेश से आता है। भारतवर्ष में कुछ तो डिजाइन नहीं होता है। और यहाँ पे असेंबली अब चालू हो गया एंड अब तो कंपोनेंट्स भी कुछ बनने लगे हैं। और हम लोग सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की दिशा में बहुत भारी निवेश भी हुआ है। लेकिन ये सब ऑनलाइन आके बाजार में पूरी तरह से अवेलेबल होने में एक तो टाइम पीरियड होता है ना, 2 साल का। तो आप इसको लो, ये एक बहुत बड़ा फॉरेक्स आइटम है हमारा। दूसरा, आप ये एनर्जी वाली बात ले लो, उसमें भी आत्मनिर्भर होने में 2-3 साल तो कम से कम लगेंगे, या शायद थोड़ा सा ज्यादा भी लगे। तो आप इस दिशा में ये जो इकोनॉमी है उसको रीबैलेंसिंग कर रहे हो, नंबर 1। अगर आप आत्मनिर्भर हो जाते हो एनर्जी के मामले में, तो आपका करेंसी ऐसे ऊपर जाएगा डॉलर के हिसाब से, ठीक है। और वो 2 से 3 साल में हो सकता है। लोगों को ये मान लेना चाहिए कि हमारे करेंसी का रीबेसिंग होगा, रीवैल्यूएशन होगा अपवर्ड्स अगेंस्ट द डॉलर एंड अदर करेंसीज, जब हम एनर्जी इंडिपेंडेंस की दिशा में बढ़ेंगे। और जब तक ये युद्ध की स्थिति चलेगी, हमारा करेंसी का वैल्यू नीचे रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा, फॉरेक्स की खपत ज्यादा होगी। तो इसलिए वो कमर कसने की बात कर रहे हैं। विकल्प मैंने ये बताया कि ये हो सकता था, जो मैंने चीजें बताई कि उसको स्प्लिट करके अलग अलग मैसेजेस दिए जाएं। लेकिन मैसेजेस को अलग अलग देने का मतलब ये होता है कि उसका इंपैक्ट थोड़ा कम होता है। फिर वो लगता है कि अच्छे अंकल आए हैं पड़ोस के, वो आके हमको थोड़ा सा ज्ञान दे रहे हैं, वो हम सुन लेते हैं और फिर इधर से निकाल देते हैं। लेकिन इकट्ठे आप इतने सारे मैसेजेस देते हो तो फिर उसका असर होता है, जो पहले कल स्टॉक मार्केट में दिखा। और अब मेरे ख्याल से उसका डेफिनेटली थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो ओवरऑल कंजम्पशन पे भी पड़ेगा, पर्टिकुलरली ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। तो ये होने वाला है। तो मैं इस पूरे चीज को उस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं। तो सिनारियो 1 है कि हम वो करेंसी ज्वाइन करेंगे, इसलिए उन्होंने संकेत कुछ दिया है, लेकिन उसका इंपैक्ट होगा, गोल्ड की खरीदी ज्यादा होगी। और गोल्ड भारतवर्ष में आएगा तो आप इसके साथ एक और चीज जोड़ दें। आरबीआई ने वो फाइनली, मैं जो बात करता रहता था ना कि गोल्ड बेस्ड मोनेटाइजेशन, मैं सॉवरेन बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं, गोल्ड बेस्ड मोनेटाइजेशन, उससे सरकार जो है थोड़ा सा सोना, चाहे वो सेंटिमेंटल हो, हमारा उस पर विश्वास जो भी हो, लेकिन थोड़ा सा सोना फिजिकली ना लेके, लेकिन उसका वैल्यू जो है हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स और दूसरे जो सरकारी रिजर्व्स हैं उस पर ट्रांसफर किया जाए। दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ इन द करेंसी, स्पेशली जब आप करेंसी को उस दिशा में ले जा रहे हो जहां पे वो गोल्ड बैक्ड होगा, ठीक है। तो ये एक हमें याद रखना चाहिए। दूसरा सिनेरियो ये है कि उनको कुछ नहीं पता, उन्होंने एक्चुअली सोचा ही नहीं, वो एक अच्छे इंटेंट से उन्होंने कुछ कह दिया, गलत जगह पे कह दिया, और वो इतने ही एक बचकाना स्टेटमेंट है। That's everybody knows that's not possible because हाँ, तो मैं बता रहा हूँ नहीं, 2 ही विकल्प हो सकते हैं। या तो उनको पता है, सो एक डेलिबरेट इंपैक्ट है। अच्छा, इसका जो है विपक्ष के लोगों ने ऑब्वियसली उनको एक मौका मिल गया कहने को। इसका मतलब आपका एनर्जी रिजर्व्स मैनेजमेंट बुरा है, आपने कुछ किया नहीं है, आप ऐसे ही जुमले फेंक रहे थे। अब जब आपातकाल आ गया है तो आप क्राइसिस को संभाल नहीं पा रहे हो, इसकी ऑस्टेरिटी। लेकिन आप बारीकी से स्टेटमेंट्स को देखो तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप गाड़ी कम चलाओ, वो ये कह रहे हैं कि 4 लोग इकट्ठे एक गाड़ी में जाओ। वो ये कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप ज्यादा इस्तेमाल करो, ये सारी बातें कह रहे हैं ना। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप खाना मत खाओ, वो ये कह रहे हैं कि एडिबल ऑयल जो है, बाय द वे भारतवर्ष में एडिबल ऑयल काफी बनता है, लेकिन कुछ हम बाहर से भी मंगवाते हैं, तो आप एडिबल ऑयल का खपत कम कर दो, ठीक है। अब देशी चीजों का प्रयोग ज्यादा करो। वैसे भी इतना तेल खाने की आवश्यकता तो है नहीं, हम लोगों में है ना एक तले हुए चीजें खाने का एक वो है, उसी में तेल की खपत होती है। अगर नॉर्मल आप कुकिंग कर रहे हो, जो सब्जी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उसमें इतना खपत नहीं होता है। तो कुछ थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज उससे एक अच्छा ही होगा ना, इतनी तली हुई चीजें खाने की तो जरूरत नहीं है। उससे तो हेल्थ बढ़ेगी ना, बिकॉज
वो आपकी हेल्थ पे भी अच्छा असर होता है। लेकिन मैं वो लोगों को लगता है ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि ये 7 चीजों को अगर मिला के आप देखें तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि ओवरऑल जो आप बाहर का चीज मंगा के खरीद रहे हो, मुझे बहुत ज्यादा फर्क होता हुआ नहीं लग रहा है, लेकिन अगर 1-2% भी होता है तो 1-2% आप देखो ना, हमारे जीडीपी के हिसाब से 1% इज $40 बिलियन। तो आप $40 बिलियन बचा सको अगर सोना कम थोड़ा खरीदे लोग इनिशियली, एटलीस्ट फॉर 5-6 मंथ्स। दिवाली के टाइम पे तो पता ही है लोग दबा के खरीदने वाले हैं, तो 5-6 मंथ्स में क्या होगा, आपका $20 बिलियन बच जाएगा। तो ये 60 बिलियन का जो नुकसान हो सकता है अगले 6 साल में, उसको काउंटरैक्ट करने का एक वो होएगा। तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से डेलिबरेट और सोची समझी स्पीच थी, जो मुझे भी लगा कि ये क्या बोल गए। बाद में मैंने थोड़ा सोचा, मैंने 2 सिनेरियोज अपने मन में बांधे जो मैंने आप लोगों को बताया है कि हम उस दिशा में जा रहे हैं जहां पे गोल्ड बैक करेंसी होगी। हम लोग बायलैटरल एग्रीमेंट्स बहुत सारे कर चुके हैं, तो इन ये एनर्जी डेफिशिएंसी का भी सवाल एक्चुअली पैदा नहीं होता है टिल वी हैव थोरियम बेस्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स इन इंडिया 3 साल में। तो तब तक ये ट्रांजिशन पीरियड में वो एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि अब हम कुछ ना करें, हम उद्योग को कम कर दें, उल्टा बोल रहे हैं एक्चुअली वो। हाँ, मैं फिर भी कहूंगा कि मैसेजिंग जो है, क्या ये करेक्ट प्लेटफॉर्म था कि नहीं, उस पे थोड़ा डिबेट हो सकता है। शायद दूसरे प्लेटफॉर्म से भी कह सकते थे, उतना ही इंपैक्ट होता अगर वो अपना एक इंडिपेंडेंट स्पीच देते। वो निवेशकों के बीच में जाके वो और औद्योगिक प्रतिष्ठान के लोगों के बीच में जाके बोला है, तो लोगों पे वो थोड़ा सा असर ठीक नहीं हुआ। लेकिन मैं वो एक बहुत ही छोटा ब्लिप मानता हूं। मार्केट्स बाय द वे कल गिरे थे 1.7%, 1.49%। अगर सेंसेक्स और निफ्टी को देखें, अब मार्केट में उछाल या गिराव, उस पे मैं उस पे ज्यादा वो नहीं करता हूं, क्योंकि वो ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए नहीं। निजी जो इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, ये छोटे इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, उनको भी इससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये देखना है कि इकोनॉमी का ओवरऑल ढांचा क्या है, उसमें शक्ति है या नहीं है, रेजिलियंस है कि नहीं है, ग्रोथ के जो आसार नजर आ रहे हैं वो है कि नहीं है। इंडिया में अगले 5 साल में ग्रोथ ट्रेडिशनल सेक्टर से नहीं आएगा, ग्रोथ आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर से, एजुकेशन से, फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर से, और ये जो एनर्जी रेवोल्यूशन आ रहा है। बाय द वे, न्यूक्लियर एनर्जी को निजीकरण अलाउ कर दिया सरकार ने जनवरी से, तो निजी क्षेत्र में भी ये आएगा। और 5वां है आपका डिफेंस सेक्टर। ये जो सेक्टर्स हैं, दे विल पिक अप द स्लैक, ग्रोथ यहां से आएगा। और एक और स्थान है जहां से ग्रोथ आएगा, कृषि जो है, कृषि में प्रोसेसिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग, ये अब धीरे धीरे इट्स एक्सेलरेटिंग। ठीक है, तो उससे भी ग्रोथ आएगा। तो ग्रोथ के आसार तो हैं, वो विद्यमान है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमें सिर्फ देखना है कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट राज्य सरकार कैसे करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो उन्हीं का हमारे निजी जिंदगी पे वो जो कर रहे हैं उसका असर पड़ता है। ये जो सेंट्रल लेवल पे पॉलिसीज होती है ना, वो सिर्फ सरकार का आमदनी और खर्चा तय करती है, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टेट लेवल पे होता है। तो वो भी हमको देखना चाहिए कि हर स्टेट कैसे पॉलिसीज ला रही है। अब मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगा, जस्ट रैशनली स्पीकिंग, अभी इस वक्त 20 राज्य ऐसे हैं जो एनडीए की हैं, और बाकी जो हैं छोटे छोटे राज्य हैं, बहुत ही छोटे राज्य हैं, वो सब ऑपोजिशन के, विपक्ष के दलों के पास है। तो इसके चलते एक कंसिस्टेंसी स्टेट गवर्नमेंट्स में भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा। तो वो जो कंसिस्टेंसी आएगी पॉलिसीज में, उससे जो पूरा देश है सिमिलर दिशा में बढ़ेगा। ठीक है, ये मैं मैक्रो लेवल पे बात कर रहा हूं। सेकेंडली, वो जो करेंसी चेंज आ रहा है, जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं, उसका भी असर पूरे देश पे पड़ेगा। राज्य स्तर पे जो सब्सिडाइजेशन स्कीम्स हैं, उसको डायरेक्ट कर दिया गया है, एटलीस्ट बीजेपी रूल स्टेट्स में एकदम डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट सब्सिडाइजेशन से क्या होता है कि जो वेलफेयर स्टेट है ना, वेलफेयर स्टेट का इंपैक्ट निजी इनकम पे ज्यादा पड़ रहा है, एकदम नीचे वाले, एकदम बॉटम लेयर पे। तो ये सारी अच्छी चीजें हैं जिससे रेजिलियंस जो है थोड़ा बहुत बिल्ड हुआ है। जहां पे अभी भी काम बहुत बाकी है वो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, स्ट्रेंथनिंग बैंक्स बैलेंस शीट। उसके बाद मतलब उनका जो आर्थिक कैपिटल है, उसको सशक्तिकरण करना है। जो आवंटन होता है, यानी कि
जो लोन्स वगैरह होता है उसका लिबरलाइजेशन थोड़ा जरूरी है। उसका मैं कहता हूं कि जो सिस्टम अभी चल रहा है उससे एसएमईज उतना बेनिफिट नहीं कर रहे हैं जितना कि सरकार की अपेक्षा है। सरकार को भी पता है और सब अर्थशास्त्रियों को भी पता है कि अगर देश की तरक्की होनी है तो एसएमई जो उद्योग हैं, छोटे और लघु उद्योग जो हैं, उनकी बढ़ोतरी आवश्यक है, क्योंकि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वो देती हैं। बड़े बड़े उद्योग जो हैं ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेटाइज्ड है उसमें केवल 35 लाख लोग काम करते हैं, लेकिन जो छोटे उद्योग हैं और लघु उद्योग हैं वो 10 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है, ढांचा अगर बदलेगा तो हमें मैक्रो और माइक्रो दोनों पे ध्यान देना होगा। मेरे हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो अभी तक भारतवर्ष ने उस पे काम बहुत कम किया है, उस पे काम करने की आवश्यकता है। ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने कभी ध्यान दिया नहीं है उस पे, क्योंकि जो ढांचा बना हुआ है वो मैक्रो लेवल पे ही है इंटरवेंशन करने का। एंड इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, मतलब आप पैसा लाते हो सेंटर पे और डिस्ट्रीब्यूट करते हो, लेकिन आपको ये सोचना है कि क्या पॉलिसीज हो जिससे आप स्टिमुलेट कर सकते हो लोगों का डिमांड। एक काम सरकार ने किया है कि जो इनकम टैक्स के रेट्स हैं उसको कम किया, रैशनलाइज किया है, स्लैब्स कम किए हैं, लेकिन एक जो देश डेवलप कर रहा है उसमें और भी चीजें करी जा सकती हैं, इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। जैसे अभी ये जो छोटा सा क्राइसिस है ना फॉरेक्स का, छोटा सा क्राइसिस है, बड़ा क्राइसिस नहीं है। $690 बिलियन, मतलब अभी भी दुनिया में नंबर 7 लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। इकोनॉमी अभी 5th लार्जेस्ट है और नंबर 7 फॉरेक्स रिजर्व्स है। उसमें से 2 आप हटा दें, क्योंकि उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, वो इस चल के है कि यूनाइटेड किंगडम बहुत भारी मात्रा में अमेरिकी बॉन्ड्स खरीदती है, तो वो उसके फॉरेक्स में दिखता है। रियलिटी वो इनकम करके फॉरेक्स रिजर्व नहीं बना रही है और इन्वेस्टमेंट करवा के नहीं कर रही है। पर भारतवर्ष की स्थिति थोड़ी अलग है, लेकिन उसको मैनेज करने का एक दूसरा तरीका हो सकता था। आप थोड़ा 6 महीने के लिए बोरोइंग्स बढ़ा के भी कर सकते थे, लेकिन बोरोइंग का क्या होता है, उसका डायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है ऑन द बैलेंस्ड बजट, फिजिकल बैलेंस पे असर पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने शायद ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये सिग्नल दिया है। मुझे इसमें से जो नेचुरली होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कोई आपत्ति का विषय नहीं होना चाहिए, एक तो है नेचुरल फार्मिंग की ओर ले जाना, दूसरा है कारपूलिंग करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना। ठीक है, वो स्टेटस वाली बात में अगर हम घुसे रहेंगे 6 महीने के लिए सैक्रिफाइस तो वो थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं। सोना खरीदना कोई बंद करने वाला नहीं है, चाहे मोदी जी कुछ भी कहें। हाँ, थोड़ा इनिशियल डिमांड कम हो सकता है, लेकिन वो उनको भी पता है, वो पता है इसलिए उन्होंने कहा। हाँ, अवश्य उसमें ड्यूटी, ये एक स्टेज सेट कर दिया उन्होंने कि सोने के इंपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ा दें। वो थोड़ा इनिशियली कम किया था, अभी वो ड्यूटी बढ़ाएंगे शायद, तो वो आप अपेक्षा कर सकते हो। तो उससे पहले अगर खरीदना है तो खरीद सकते हो, और ड्यूटी बढ़ाने के बाद भी आप लोग फिर भी खरीदोगे, वो भी मुझे पता है, लेकिन सरकार की आमदनी बढ़ जाएगी उससे, वो जो बोरोइंग है वो थोड़ा और कम होगा। सो सारी दिशाएं उस दिशा में है कि फिस्कल कंसोलिडेशन करने वाले हैं, अपने आप को थोड़ा और हेडरूम देंगे, क्योंकि हमारा डिफेंस पे एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। आप लोग ये ध्यान रखें कि बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध की स्थिति फैलेगी। तृतीय विश्व युद्ध की बात कई सारे बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो भू राजनैतिक ऑब्जर्वर है, हम लोग भी देख रहे हैं कि उस दिशा में दुनिया जा रही है। तो इसमें हमें निवेश करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए सरकार के पास हेडरूम होना चाहिए। आपको रिजर्व्स बढ़ाने पड़ेंगे अपने, जैसे खाने का, खाद्य का हो गया, तेल का हो गया, दूसरी वस्तुओं का हो गया, एसेंशियल थिंग्स। तो उसके लिए आपको, आपके पास वो खर्चने की ताकत होनी चाहिए। तो इस वक्त आप इसीलिए बोरोइंग्स नहीं बढ़ा सकते हो। तो ये तो एक हमारे देश पे इम्पोजिशन है ना बाहर से, कि ये युद्ध हम करवा रहे हैं अपने ही कारणों से। इजराइल और अमेरिका का युद्ध ईरान के साथ, रशिया और चाइना प्रॉक्सी उसमें वो लोग, लेकिन हमारे पास उसका जो विकल्प है उसको ढूंढना आवश्यक है। तो ये ओवरऑल मैं कहूंगा बुरा नहीं है, इसके अच्छे संकेत मुझे मिल रहे हैं, अच्छी चीजें हो सकती हैं इससे, अगर हम इसको थ्रेट की तरह नहीं, चैलेंज की तरह देखें और चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करें, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इंडिपेंडेंस। भारतवर्ष का एक ही कमजोरी है, एनर्जी इंडिपेंडेंस नहीं है। हमारे पास बहुत सोर्सेस हैं, लेकिन अच्छी तरह उसको अब पिरो के एक नेशनल पॉलिसी और राज्य पॉलिसी दोनों बनाना चाहिए। जिस दिन एनर्जी इंडिपेंडेंस आ जाएगा, भारत का करेंसी आप देखना ऐसे ऊपर जाएगा, वो $20,000 $20,000 जैसा दिखेगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है राज्य के लिए। थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग एंड एक्सप्लेनिंग कि पीछे क्या स्ट्रैटेजी चल रही है, क्योंकि बहुत लोग तो बोल रहे थे बस अब डूब गई सरकार, पैसा डूब गया। बट थैंक यू सो मच फॉर इलैबोरेटिंग ऑन ऑल द पॉइंट्स। जाने से पहले ही सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमः शिवाय, जय हिंद।